देखिए, आज हम कक्षा 10वीं की इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति। क्या? कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। अब देखिए, सर्वतोमुखी मतलब सभी जगह व्याप्त प्रकृति, यानी कि कार्बन कहाँ कहाँ मौजूद है, कहाँ कहाँ उपस्थित है, ये हमको पढ़ना है। किन किन चीजों में अपना अस्तित्व बनाए हुए है, कौन कौन सी चीज कार्बन से मिलकर बनी हुई है, सबके विषय में हमें पढ़ना है। कितनी कितनी मात्रा में उपस्थित होता है, ये देखना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना होता है कार्बनिक यौगिक। क्या जी? कार्बनिक यौगिक। देखो, कार्बन के यौगिकों को ही हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। मतलब ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन होता है उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों में अन्य तत्व जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस आदि भी होते हैं। कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी यौगिक होते हैं तथा सामान्यतः इनके गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं। भाई, इनके जो गलनांक होते हैं और जो क्वथनांक होते हैं वो निम्न होते हैं। किनके? कार्बनिक यौगिकों के। अब हम क्या कहेंगे? अधिकांश कार्बनिक यौगिक विद्युत चालन नहीं करते हैं। क्या? अधिकांश कार्बनिक यौगिक विद्युत चालन नहीं करते हैं, मतलब उनमें करंट नहीं बहता है। अधिकांश यौगिक कार्बन के ऐसे हैं जिनमें करंट नहीं बहता है। फिर हम क्या कहेंगे? बहुत से कार्बनिक यौगिक पेड़ पौधों, जीव जंतुओं में भी पाए जाते हैं। प्रारंभ में यह माना जाता था कि कार्बनिक यौगिक केवल जीव जंतु तथा पेड़ पौधों में ही पाए जाते हैं, इन्हें प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता था। ऐसा माना जाता था, परंतु ऐसा नहीं है। ये जो धारणा है, ये धारणा बाद में चलकर खत्म हो गई। ठीक है जी? क्या हो गई? खत्म हो गई ये धारणा। ये धारणा थी कि कार्बनिक यौगिक जो हैं वो केवल जीवित प्राणियों में ही उपस्थित होते हैं। ठीक है ना? कार्बनिक यौगिकों को केवल जीवित प्राणी ही बना सकते हैं। ठीक है ना? जीव जंतु ही इसको तैयार कर सकते हैं कार्बनिक यौगिक को। मनुष्य प्रयोगशाला के अंदर कार्बनिक यौगिक को नहीं बना सकता। ठीक है ना? अर्थात ये वाइटल थ्योरी ऑफ कार्बनिक ऑर्गेनिज्म, समझ में आई बात? या आप इसको वाइटल फोर्स थ्योरी भी कह सकते हैं, या आप इसको वाइटल फोर्स थ्योरी ऑफ क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की वाइटल फोर्स थ्योरी भी आप इसको कह सकते हैं। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। जिसको हम जैव शक्ति का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जैव शक्ति सिद्धांत, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि कार्बनिक यौगिक बनाने की जो गुण है वो केवल जीवों के अंदर है, यानी कि जीवों के अंदर अद्भुत ऐसी शक्ति होती है कि वो ही कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर पाने में सक्षम होते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता। ठीक है? अब वो बात घूम कर आती है कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जीवित जंतु कैसे करते हैं। ये देखिए, जीवित जंतुओं का शरीर खुद भी क्या होता है, स्वयं क्या होता है? कार्बनिक यौगिकों का बना हुआ होता है। ठीक है? और मलमूत्र त्यागता है तो वो भी कार्बनिक यौगिक ही हैं, खाद्य पदार्थ हैं वे। समझ में आई बात? अगर उनको सड़ा दिया जाए, कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाए गोबर को, तो क्या बन जाएगा? खाद बन जाएगा। तो वही तो बात कही जा रही है कि कार्बनिक यौगिकों को बनाने की केवल पावर अगर होती है तो किस में होती है? जीवों में होती है, जीवित जीवों में होती है। ऐसा माना जाता था।
परंतु बाद में ये धारणा गलत सिद्ध हो गई। अब देखिए कैसे। अब आप पढ़ते हैं जैव शक्ति सिद्धांत, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 100% इम्पोर्टेंट यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए, प्रारंभ में जीवधारियों से प्राप्त किसी कार्बनिक पदार्थ को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता था। मतलब कहने का ये है कि प्रारंभ में अगर गोबर प्राप्त हुआ तो गोबर को प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता था, सीधी सी बात ये है, ठीक है, ये समझ लीजिए आप। जबकि खनिज के रूप में प्राप्त होने वाले यौगिकों को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता था। अतः फ्रांसीसी वैज्ञानिक बर्जीलियस 1789 से लेकर 1848 ने, ये क्या है, 1779 तो सब जान लेंगे इसे, हिंदी में क्या कहेंगे। दो चीजें हैं, एक तो है 79 और एक है 89। तो अब आप लोग कैसे जानेंगे कि ये क्या है जी। देखो, इसका एक फॉर्मूला है, क्या है, देखो, एक कॉपी दे सकते हो आप मुझे, मैं आज इसको भी क्लियर कर देता हूं, इसे बाद में ही पढ़ाऊंगा। ये 80 के नजदीक है, ठीक है, तो ये 79 है। क्या है, 79। देखो, जो होगा 80 के नजदीक, यानी कि 80 के नजदीक तो 79 होता है, 80 तो 79, ठीक है नहीं, मैं सिंपल सा बता रहा फॉर्मूला। और अगर 90 के नजदीक है तो 89 होगा, इसको क्या कहेंगे, 89। नए से 90 और नए से 89, और ये 80 और ये 79। और अगर इसकी बात करें तो ये किसके नजदीक होता है, 50 के नजदीक क्या होता है, 49। क्या, ने 49, समझ में आई बात। 50 के नजदीक जो होगा वो क्या होगा, सॉरी इधर लिखना था 50, जो 50 के नजदीक होगा तो वो क्या होगा, 49। आगे समझो, और जो 60 के नजदीक होगा वो होगा 60 के नजदीक 59, समझ गए। अगर 50 के नजदीक है तो 49, 60 के नजदीक है तो 59, अक्सरों से ही मैच खाता है। फिर 90 के 89, 80 के नजदीक 79, तो सारी क्या है, ये एक गेमिंग सिस्टम है, इसको जरूर समझ लेना, भूलना मत। तो अभी अभी मैंने गलत बोला था यहाँ, आपने बोला ही नहीं कुछ भी। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा बेटे इसे क्या कहने, कहे जी मैंने कहा 1700, आपने कहा 79। ये नहीं तरीका होता। तो आप क्या कहेंगे, 1780 के नजदीक है तो 89, 1789 या 90, 89 के नजदीक हो, फिर उल्टा हो रहा मामला। नए से 89 तो नहीं होने का, क्योंकि नए से तो 90 हो, तो ये है 79, मतलब 80। तो आप कहेंगे 79, क्या, हाँ, यानी कि 1779, ठीक है नहीं, से 1848 ने जीवधारियों में एक रहस्यमयी जैव शक्ति की कल्पना की। किसकी कल्पना करी है, जैव शक्ति की कल्पना की। कौन सी जैव शक्ति की कल्पना की, कि बर्जीलियस 1815 के अनुसार, क्या, बर्जीलियस 1815 के अनुसार, बर्जीलियस ने 1815 में दी ये परिकल्पना, क्या दी, कि जैव शक्ति केवल जीवधारियों में उपस्थित होती है। किसके अंदर, जीवधारियों के अंदर उपस्थित होती है। यह जीवन के लिए अनिवार्य शक्ति है, जीवन को जीने के लिए अनिवार्य शक्ति है। कौन सी, जैव शक्ति। जैव शक्ति कौन सी होती है, कि जीवों के अंदर ही कार्बनिक पदार्थों के निर्माण करने की ताकत होती है। अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे चूंकि यह जैव शक्ति प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती है। क्या भाई, यह जैव शक्ति मतलब कार्बनिक यौगिक, मतलब खाद्य पदार्थ प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते हैं, इसका कहने का मतलब यह है।
अतः कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। यह विचारधारा ही जैव शक्ति सिद्धांत कहलाती है। क्या कहलाती है ये विचारधारा? जैव शक्ति सिद्धांत कहलाती है। परंतु क्या कहेंगे? परंतु बर्जीलियस के ही एक शोध छात्र फ्रेडरिक वोहलर ने 1828 में दो अकार्बनिक पदार्थों अमोनिया यानी कि NH3 तथा क्या हाइड्रोसाइनिक एसिड HOCN के बीच अभिक्रिया से अमोनियम साइनेट NH4OCN प्राप्त किया। क्या किया भाई? इन दोनों की क्रिया से क्या प्राप्त किया? NH4OCN प्राप्त किया। ठीक है। फिर क्या कहा? जिसे गर्म करने पर एक कार्बनिक पदार्थ बना जिसका नाम था यूरिया। क्या जी? यूरिया, NH2CO NH2। इससे बर्जीलियस की जैव शक्ति सिद्धांत को आघात लगा, यानी कि गहरा झटका लगा। समझ में आई बात? तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो धारणा बनी हुई थी कि प्रैक्टिकल लैब के अंदर हम कार्बनिक पदार्थ को मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को नहीं बना सकते, वो गलत सिद्ध हो गई, वो झूठ सिद्ध हो गई। इसलिए वो सिद्धांत जो है वो झूठा पड़ गया, उसको गहरा झटका लगा। अब देखिए आप कैसे कैसे बनाया ये अमोनिया से, और ये अमोनिया यानी कि NH3 किसने बनाया? ये नहीं, ये जो यूरिया बनाया प्रयोगशाला में सबसे पहले ये किसने बनाया? ये बर्जीलियस के एक शोध छात्र ने बनाया। शोध छात्र जो खोज करने वाले छात्र थे इसके, मतलब गुरु तो कह रहा आगे बन नहीं सकता लैब के अंदर, लेकिन छात्र ने, जिसका नाम क्या था? फ्रेडरिक वोहलर। क्या? फ्रेडरिक वोहलर। इसने बनाया क्या? सर्वप्रथम यूरिया बनाया था इसने। किसके अंदर? लैब के अंदर। देखिए कैसे बनाया। ये अमोनिया है प्लस HOCN इज इक्वल टू NH3 है बेटे, एक हाइड्रोजन आप और दे दो इसको, क्या हो जाएगा? NH4 और ये CNO, NH4 CNO ही तो रहेगा, CNO। अब आप क्या करेंगे? नाइट्रोजन इसको ले लो, NH4 CNO, इसको आप हीट कर दो, गर्म कर दो। तो नाइट्रोजन के कितने? दो। एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा। भाई एक ये हाइड्रोजन के कितने हैं बेटे? चार। दो ये बचा क्या? कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ लिख दो CO, मतलब NH2CO NH2। ये इसके बनाने की विधि है, दैट इज यूरिया। यूरिया कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार से। समझ में आई बात? फिर क्या हुआ? आगे चलो, आगे देखेंगे जी। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे। इसके पश्चात कोल्बे भी एक वैज्ञानिक था, इंपॉर्टेंट पात्र है केमिस्ट्री के अंदर। कौन? कोल्बे। ठीक है। अब देखिए इसके पश्चात कोल्बे ने 1845 में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से एसिटिक अम्ल का निर्माण किया। एसिटिक अम्ल जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। इसका निर्माण किया। ठीक है बेटे। तथा 1856 में बर्थेलो भी एक वैज्ञानिक था। इसने कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से मेथेन गैस का संश्लेषण किया। काहे का संश्लेषण किया? मेथेन गैस का। संश्लेषण का मतलब है संश्लेषित किया, बनाया। इससे एक बात का पता चलता है कि जैव शक्ति सिद्धांत खत्म हो गया। भाई जो बात थी कि भाई इसको प्रैक्टिकल लैब के अंदर नहीं बना सकते, वह बात बिल्कुल झूठी पड़ गई। अगर आप कह सकते हैं कि वोहलर ने चलो भाई यूरिया का निर्माण कर दिया था, चलो भाई अंधे का तीर बटोड़े में लग गया होगा 1% हम कह सकते हैं, लेकिन फिर कोल्बे ने भी एसिटिक अम्ल बना दिया, फिर बर्थेलो ने भी मेथेन बना दी, फिर आगे चलकर बहुत सारे कार्बनिक यौगिक लैब के अंदर सिंथेसिस कर लिए गए, बना लिए गए। इसलिए वो जो सिद्धांत था, कौन सा सिद्धांत जिसको हम जैव शक्ति सिद्धांत के नाम से जानते थे, वो सिद्धांत झूठा पड़ गया, खत्म हो गया, अंत हो गया। ठीक, आगे चलिए।
अब बात आती है हाइड्रोकार्बन। अब जो केमिस्ट्री चलने जा रही है आप लोगों की, वो इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री होगी, इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री होगी। IUPAC उसके अंदर आप लोग पढ़ेंगे और इसको बड़े ही ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, मेहनत करनी है, लगन, निष्ठा, धैर्य का परिचय देना है। ठीक है जी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से कि मेरे जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं या इन वीडियोज को देख रहे हैं, वो अपना नाम लिखकर जरूर भेजेंगे मेरे पास अपने WhatsApp नंबर के माध्यम से, और ये भी बताएंगे कि उनके किस तरह समझ में आ रहा है, कितना बेहतर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो अपनी सभी बातें जो है इस वीडियो में जो सुन रहे हैं वो अपने WhatsApp नंबर के माध्यम से मुझ तक जरूर भेजेंगे। मुझे बड़ी खुशी होगी जो विद्यार्थी हमारे भेजेंगे। मेरे काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने बच्चों को देखे हुए मुझे बहुत दिन हो गए, उनकी बहुत याद आती है बच्चों की अपने, और लगता है कि हम अपने बच्चों को अपनी क्लास में बिठाकर पढ़ाते तो कितना अच्छा होता। परंतु मजबूरी इतनी हो गई, परेशानी इतनी हो गई महामारी के कारण कि हम चाहकर भी अपने बच्चों को एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वीडियो के माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि उनकी पठन पाठन की प्रक्रिया में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। ठीक है। पर बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। जिस दिन भी सरकार का आदेश हो गया उसी दिन आपको कॉलेज में बुलाएंगे और तुरंत आपकी पठन पाठन की प्रक्रिया को जोरों शोरों से लेकर चलेंगे। ठीक है ना। सभी बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे और सच्चे हैं। ठीक है जी। आप समझ रहे होंगे कितने अच्छे हैं, सबको पता है कितने अच्छे हैं। अब हमारे बच्चे इस बात को सुनकर हंस भी रहे होंगे, है ना। चलिए बहुत हंस लिए बस, अब पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना। चलिए भाई बहन जी हैं हमारी, बहुत ही मेहनती हैं, लगनशील हैं। भैया जी हैं हमारे, बहुत आज्ञाकारी हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना। बस एक चीज़ का जरूर ध्यान रखेंगे कि हमारे दिए हुए इस शिक्षण संस्थान के दिए हुए जो संस्कार हैं आप लोगों के अंदर, उनको कभी भूलना नहीं है। भैया जी बहन जी कहकर के घर पे बोलना है, सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करनी है, चरण स्पर्श करने हैं। ठीक है ना। और अपनी भगवान की प्रार्थना करनी है, माता पिता की प्रार्थना करनी है। ठीक है जी। चलिए अब नया टॉपिक शुरू करते हैं। तभी समझ में आएगा नया टॉपिक जब कोई ऐसा करेगा, जो ऐसा नहीं करने का उसकी समझ में नहीं आने का नया टॉपिक। ठीक है बेटे। चलिए हाइड्रोकार्बन, थोड़ा सा आज इसको समझाएंगे। हाइड्रोकार्बन को ज्यादा नहीं समझाने के, थोड़ा सा समझाएंगे। हाइड्रोकार्बन ये नाम से ही अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है। हाइड्रोकार्बन क्या बेटे? हाइड्रोकार्बन। तोड़ दीजिए इसको, तोड़ दीजिए, तोड़ दिया। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन प्लस कार्बन मीन्स कार्बन, मतलब में यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है जी। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कंप्लीट हुई बात। आगे चलिए पढ़ेंगे भाई। क्या? वे यौगिक जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, एथेन, बेंजीन। अब देखिए आप एग्जाम्पल को कह रहे हैं तो मीथेन का फॉर्मूला क्या है बेटे? CH4। कार्बन और हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। फिर एथेन क्या जी? C2H6। यही तो होता है, कार्बन और हाइड्रोजन है इसमें। फिर कहा आपने बेंजीन। बेंजीन को हम क्या कहते हैं? बहनजी। क्या कहते हैं? बहनजी, मतलब C6H6। ठीक। इसको ये स्ट्रक्चर बना के भी हम समझा देते हैं, यानी कि C6H6 है ये। ठीक। और करके कह दो तो ये इनके फॉर्मूले। इनमें दोनों में क्या है? सभी में
कार्बन और हाइड्रोजन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं बेटे, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बना हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आ गई बात, चलिए आगे। बहुत अच्छे बच्चे हैं, एकदम समझ में आ जा। ये स्ट्रक्चर है बेटे, ये स्ट्रक्चर बेंजीन की है। काहे की, बेंजीन की। इसमें 6 कोने हैं, समझ गए, और प्रत्येक कोने पर क्या है, लो इसे भी समझा देता हूं। ये देखिए, ये क्या है, प्रत्येक कोना, जितने भी कोने हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब प्रत्येक कोने पे क्या है, कार्बन है। क्या है, कार्बन। और प्रत्येक कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। आप कह रहे C6H6 कि 1 2 3 4 5 6, तो मतलब कार्बन 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 फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 6 के 6 के बीच में बॉन्ड लग गया। अब हाइड्रोजन कितने आएंगे, देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। इसके साथ भी हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड। मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में होते हैं। कौन से, एकांतर क्रम में होते हैं। एकांतर क्रम कौन सा होता है, एक आंतर, मतलब एक के अंतर पर डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ दो, फिर अगली बार डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ दो, फिर अगली बार डबल बॉन्ड। तो यहाँ क्या है, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, मतलब 6 कार्बन है और बेटे 6 हाइड्रोजन है। तो हम क्या कहते हैं, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन क्या बन गया, बेंजीन बन गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए आगे चलते हैं। अब हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है ना, बाबा रामदेव ने क्या कहा, कार्बनिक यौगिक कौन होते हैं, सुबह टीवी पे समझाते हैं ना, अरे वो तो योग समझाते हैं, योग थोड़ा ही चल रहा है, यहाँ तो बेंजीन चल रही है, तो यहाँ तो बाबा रामदेव थोड़ा ही समझा रहे, यहाँ तो हम समझा रहे बेटे। हमने, ये ऐसा नहीं है कि जो भी हम कह रहे हैं वो सही है, गलत भी हो सकता है। आपको ध्यान करना चाहिए, आपको तुरंत बात माइंड में आनी चाहिए, यार बाबा रामदेव का मतलब कहाँ से आ गया, बाबा रामदेव कहाँ से आ गए, ये तो केमिस्ट्री चल रही। ठीक है, देखो जल्दी से, कार्बनिक यौगिक। अतः कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक परिभाषा के अनुसार हाइड्रोकार्बनों तथा इसके व्युत्पन्नों को ही कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या, हाइड्रोकार्बनों को तथा इसके व्युत्पन्नों को ही हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कंप्लीट हुई बात, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी करेंगे कल।